अशोक स्तंभ के ऊपरी भाग को किसी विद्वान ने उल्टा कमल का फूल कहा है तो किसी ने पारस का घंटा। चार मुख वाला सिंह जिस आसन पर खड़ा है उसके बीच में एक चक्र है और अश्व यानी घोड़ा, मृग, मृग यानी हिरण, सांड, सांड ऑक्स और हाथी की एलिफेंट की मूर्तियां खुदी है। सिंहों के मुखों में जहाँ अस्वाभाविकता और विचित्रता है, अस्वाभाविकता यानी दैट इज नॉट नेचुरल, अननेचुरल, विचित्रता यानी स्ट्रेंजनेस, वहाँ इन मूर्तियों में स्वाभाविकता और सजीवता है। इन मूर्तियों में घोड़े की, मृग की, सांड की और हाथी, घोड़े की गति, सांड का बल, हिरण की चंचलता और हाथी की मांसलता, मस्कुलैरिटी है कि पत्थर में जिस सुंदरता से अभिव्यक्ति यानी प्रदर्शित किया गया, दिखाया गया है, दर्शाया गया है, वह प्रशंसनीय है। सिंहों के नेत्र में पहले मणियां जड़ी हुई, किंतु अब मणियां नहीं। मणि यानी एक तरह का स्टोन। इतिहासकारों ने सारनाथ की इस सिंह प्रतिमा की भूरी भूरी प्रशंसा की है, बहुत प्रशंसा की है। वे इसे कला का उत्तम नमूना मानते हैं। इस स्तंभ के सिंह जंगलों में रहने वाले साधारण सिंह नहीं, इनमें उच्च भावनाओं की झलक होती है। सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह स्तंभ एक ही पत्थर का बना हुआ है, ग्राइंड नहीं है। ये जो मॉन्यूमेंट है एक ही पत्थर का बना है और इसमें अत्यंत चमकदार पॉलिश की गई है। यह पॉलिश बाद की मूर्ति कला से हमेशा के लिए लुप्त हो गई, गुम हो गई, खत्म हो गई। अभी तक शांत भाव से गुरु की बातें सुनता हुआ पंकज अचानक कुछ परेशान, उसके माथे पर उलझन की रेखाएं देखकर गुरुजी ने पूछा, क्या बात है, क्या पूछना चाहते हो, तो पूछो। पंकज ने अपनी जेब से 1 रुपए का नया चमचमाता हुआ सिक्का निकाला और उसे गुरुजी की ओर बढ़ाते हुए बोला, क्या यही अशोक स्तंभ के शीर्ष भाग पर बने सिंह का चित्र है? इसे ही क्या भारत सरकार ने अपने राज चिन्ह के रूप में अपनाया है? हाँ बेटे, तुमने ठीक समझा। मुझे खुशी है कि तुम मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुन रहे हो। गुरुजी ने बात का सूत्र जोड़ते हुए बताया कि स्तंभ के निचले भाग पर ब्राह्मी लिपि में सम्राट अशोक ने अपना लेख खुदवाया है। हमारी कौन सी लिपि? हिंदी की देवनागरी, परंतु वो प्राकृत भाषा की संस्कृत भाषा जिसमें से निकली उसकी लिपि ब्राह्मी है। न केवल सारनाथ बल्कि सांची, दिल्ली, कौशाम्बी, लुम्बिनी, वैशाली, लौरिया, नंदनगढ़ आदि स्थानों पर भी अशोक ने अपने स्तंभ बनाए, सम्राट अशोक, और उन पर लेख खुदवाए, कुछ लिखा भी हुआ है। ये स्तंभ नीचे से मोटे तथा ऊपर से पतले होते चले जाते गए हैं। इनका भार 50 टन तथा लंबाई अधिकतम 50 फुट। सारनाथ की प्रसिद्धि धर्म चक्र प्रवर्तन और सिंह शीर्ष वाले स्तंभ के लिए तो है ही, स्तूपों और विहारों के लिए। स्तूप और विहार क्या चीज है इसके बारे में ऊपर जो बने हुए स्तूप यानी जैसे राजा कोई युद्ध में जीत जाता था तो एक विजय स्तंभ बनाता था, स्तूप बनाता था, मॉन्यूमेंट जैसा। सारनाथ का यहाँ खुदाई में अनेकों स्तूपों और विहारों के खंडहर मिले हैं। जब खुदाई की गई, कई जो है वो नीचे चले गए हैं, तो
इनमें बहुत सारे स्तूप जो है, इनसे बहुत सारे स्तूप मिले हैं, शिखर के आकार वाले बौद्ध मंदिर, स्तूप यानी बौद्ध मंदिर। तो बहुत सारे बौद्ध मंदिर भी मिले हैं जो पीछे किसी कारण से धरती के अंदर धंस गए। बिहार आश्रम जैसा जहाँ घूमते हैं। सारनाथ का धर्म चक्र स्तूप गुप्त काल में बनवाया गया था। यह गुप्त कालीन कला का श्रेष्ठतम उदाहरण है। कालीन कला का श्रेष्ठतम उदाहरण क्या है? सारनाथ का धर्म चक्र स्तूप। इस पर चित्रों और मूर्तियों के अतिरिक्त सुंदर लताएं भी बनी हुई हैं। लताएं यानी क्रीपर। इसके अतिरिक्त रेखा गणित अलजेब्रा, रेखा गणित की विभिन्न आकृतियां, स्वस्तिक हम बनाते हैं पूजा में, स्वस्तिक के चिन्ह और लहरें लेता हुआ डंठल युक्त कमल भी, कमल यानी लोटस। इस शिल्पकारी को देखकर चित्त प्रसन्न हो जाता है, चित्त यानी मन। यह स्तूप पत्थर के टुकड़ों को जोड़कर बनाया गया है। गुप्तकालीन नरेशों ने, नरेश यानी राजा ने, सारनाथ में अनेक विहार भी बनवाए थे जिनके ध्वंसावशेष मिले हैं। ध्वंसावशेष यानी रूइंस, RUINS, खंडहर। सारनाथ की प्रसिद्धि का कारण यहाँ मिली दो मूर्तियां भी हैं। पहली कनिष्क के काल की एक विशाल बोधिसत्व प्रतिमा है, महात्मा बुद्ध की प्रतिमा है, मूर्ति है, कनिष्क राजा कनिष्क के समय की। और दूसरी गुप्त काल की एक सुंदर धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा में भगवान बुद्ध की दो मूर्तियां मिली हैं। एक तो बोधिसत्व, जब भगवान बुद्ध को सत्य का ज्ञान हुआ था, और दूसरी महात्मा बुद्ध की। यह बुद्ध मूर्ति न केवल अपने बाहरी सौंदर्य से हमें आकर्षित करती है, अपितु अपनी बाहरी और भीतरी सुंदरता से हमारे मन में उल्लास, खुशी भर देती है। बुद्ध के दोनों कंधे सुंदर रेशमी महीन वस्त्रों से ढके हैं। वे वस्त्र पैरों तक है। बुद्ध के माथे पर चारों ओर प्रभा मंडल है, प्रकाश है। प्रभा मंडल के दोनों ओर दो देवी मूर्तियां हैं जो फूलों का पात्र हाथ में लिए हुए हैं। बुद्ध की प्रतिमा की चौकी के बीच में एक धर्म चक्र तथा उसके दोनों ओर दो हिरण दिखाई देते हैं। मूर्ति के दोनों ओर दो व्याल अपने माथे पर भारी पत्थर लिए हुए हैं। व्याल यानी बाघ या बाघ, चीता है, पैंथर बोलते हैं उसको, लेपर्ड पैंथर। मूर्ति के बाईं ओर एक बालक तथा एक स्त्री तथा स्त्री की आकृति है, यानी ड्राइंग है। बुद्ध के चेहरे पर अनुपम शांति, गंभीरता, कांति और अलौकिक सौंदर्य। जैसे ही गुरु जी की बात खत्म हुई, टन 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 छुट्टी का घंटा बज गया। डॉक्टर राजकिशोर सिंह ने एक कहानी के रूप में, गुरु और शिष्य के रूप में दिखाकर हमें सारनाथ के बारे में पूरा बताया है कि सारनाथ जो है वो किस प्रकार महात्मा बुद्ध के धर्म चक्र परिवर्तन का स्वरूप है। इनमें किन किन राजाओं का उल्लेख हुआ है? राजा सम्राट अशोक का और कनिष्क का। और हमें जो बाद में एक सारनाथ की मूर्ति के बारे में बताया है, उसमें बताया कि कितनी सुंदर मूर्ति है। दो मूर्तियां, एक तो बोधिसत्व जब भगवान बुद्ध को सत्य का ज्ञान हुआ, और दूसरी मूर्ति भी भगवान बुद्ध की ही है, परंतु उसमें बहुत सुंदर प्रभा मंडल उनके चेहरे पर, मतलब इतनी मूर्ति ऐसे लग रही जैसे कि साक्षात भगवान बुद्ध सामने बैठे हों, और उसको उनके मुख पर प्रभा मंडल जो तेज है, प्रकाश है, वो हमें दिखाई दे रहा है। तो ये जो सुंदर मूर्तियां हैं ये सारनाथ में दिखाई दी। और ये जो सम्राट के द्वारा बनाया गया अशोक स्तंभ है,